हेलो एवरीवन। अपने पिछले वीडियोस में हम प्रसार शिक्षा में और संचार में विभिन्न शिक्षण सामग्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रसार एवं संचार में दृश्य शिक्षण सामग्री, विजुअल टीचिंग एड्स इन एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन। दृश्य शिक्षण सामग्री से तात्पर्य है वो शिक्षण सामग्री जिसे देखा तो जा सकता हो लेकिन सुना नहीं जा सकता हो। हम जो भी बातें कानों से सुनते हैं उनको काफ़ी जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि वो अलग अलग भाषाओं में हो सकती हैं, सुनने में भी अस्पष्टता हो सकती है और हो सकता है जिस तरीके से उन्हें कहा जा रहा हो वो हम ठीक से नहीं समझ पाएँ। इसके अलावा कानों से सुनने पर बहुत लंबे समय तक याद भी नहीं रहता, हम बहुत ज़्यादा उस पर फोकस भी नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, इसीलिए उन चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन जिन वस्तुओं को, जिन ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी आँखों से देखते हैं वो हमारे मस्तिष्क में अंदर तक जाती हैं, लंबे समय तक वो रिटेन भी रहती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं, हमारी मेमोरी में फिक्स हो जाती हैं। विज़न या देखना, दृष्टि, ये आँखों के कारण जो हमारे शरीर में होता है वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है और उसकी वजह से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। साथ ही हम चीज़ों को विजुअली एनालाइज भी कर पाते हैं, उनको लंबे समय तक याद रख पाते हैं। चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश बुक्स, फ्लिप बुक्स, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, मॉडल, स्पेसिमेन, ये सभी वो दृश्य शिक्षण सामग्री हैं जिनका प्रयोग प्रसार शिक्षण के लिए किया जाता है। शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली इनसे बनाया जाता है। बहुत सारी स्टडीज़ इसके बारे में हुई हैं जिनमें ये पता चलता है कि अगर हम दृश्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं पढ़ाते समय या शिक्षण प्रक्रिया के समय तो सीखने की प्रक्रिया 25 से 30% तक बढ़ जाती है। दृश्य शिक्षण सामग्री का चयन करते समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, काफ़ी सोच समझकर इनको चयन करना चाहिए, तभी इनकी उपयोगिता सही सिद्ध हो सकती है। तो कैसी परिस्थितियां हैं, किस लोगों के लिए है, ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिनमें इन्हें सही तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि जो भी इनको बनाने में खर्चा हुआ है वो टाइम भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकती है, उस सभी को सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले है श्रोता। ये ध्यान रखना चाहिए कि श्रोता या ऑडियंस कौन लोग हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं। अगर अनपढ़ हैं तो उनके लिए प्रदर्शन, प्रशिक्षण, टेलीविज़न, फ्लैश कार्ड, कठपुतली का खेल यानी पपेट शो, नाटक, ड्रामा, ये सभी ज़्यादा लाभकारी हैं। लेकिन अगर पढ़े लिखे लोगों के लिए हम बात करें तो पम्फलेट्स, बुकलेट्स, बुलेटिन, लीफलेट, अखबार और जो छपे हुए सामग्री है वो अधिक लाभप्रद होगी। दूसरा फैक्टर है मीडिया। प्रसार शिक्षण के जो भी उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, तभी शिक्षण सामग्री का चयन करना चाहिए। जैसे अगर हम किसी मशीनरी के पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं तो उसका कोई मॉडल या स्पेसिमेन या नमूने का प्रयोग किया जा सकता है। और अगर हम किसी प्रक्रिया के बारे में समझा रहे हैं या किसी चीज़ के लाभों की जानकारी दे रहे हैं तो उसके लिए रेडियो, पोस्टर, चार्ट, अखबार आदि के माध्यम से सिखाया जा सकता है। अगर हम किन्हीं चीज़ों को तुलना कर रहे हैं तो चार्ट के माध्यम से दिखाया जाना बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कि हम किस तरह की जानकारी प्रेषित करना चाह रहे हैं और उसके लिए क्या मीडिया यूज़ किया जाए। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिक स्टेटस। हमारे पास कितना बजट है, आर्थिक स्थिति हमारी कैसी है और उस समुदाय की या ग्रामीण जन समुदाय की कैसी है जिनके लिए हम कोई भी टीचिंग करना चाहते हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बहुत अधिक खर्चा होता है। जैसे अगर क्षेत्र भ्रमण की बात करें, कई बार विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, एग्जीबिशंस लगाना, ट्रेनिंग देना, वर्कशॉप्स करना, ये सभी बहुत खर्चीले विधि हैं। इनमें बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। अगर कोई ड्रामा किया जाए, पपेट शो किया जाए, तो ये भी बहुत महंगे पड़ते हैं। इसीलिए जो सस्ती विधियां हैं जैसे चार्ट्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग या इस तरह की शिक्षण सामग्री का प्रयोग बजट कम होने पर ज़रूर किया जाना चाहिए। विद्युत आपूर्ति या इलेक्ट्रिक सप्लाई, बहुत सारी जगह ऐसी हैं अभी भी भारत के गांवों में या कई क्षेत्रों में जहां पर रेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, विद्युत आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पाती। बिजली आती है, बहुत कम समय के लिए आती है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो ऐसे में अगर हम कोई भी बिजली से चलने वाली शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहें तो वो संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें बैटरी का प्रोविज़न नहीं होता, और अगर बैटरी का प्रोविज़न हो भी तो कई बार वो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाता है। ऐसे स्थानों पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस तरह की शिक्षण सामग्री लें जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं हो। जैसे टीवी या फिल्म शो यूज़ नहीं करें, बल्कि वहाँ पर चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, फ्लैश कार्ड्स, पपेट शो, नाटक, इस तरह की टीचिंग एड्स को यूज़ करना चाहिए। फिर श्रोताओं की संख्या भी टीचिंग एड्स के यूज़ को बहुत प्रभावित करती है। अगर लोगों की संख्या कम हो तो चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, फोटोग्राफ्स, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सभी सूटेबल एड्स हैं। लेकिन अगर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तब प्रोजेक्टर, फिल्म शो, टीवी, रेडियो, अखबार, लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निक या तकनीक। आज के समय पर कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल्स, ये सारे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, वो सूचना तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इन चीज़ों के उपयोग से हम बहुत सारी सूचनाओं को बहुत कम समय में ही पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं। सारी इतनी बड़ी जो हमारी दुनिया है, पूरे विश्व को एक ग्लोबल विलेज कहा जाने लगा है कि हम सब इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं जैसे कि किसी एक छोटे से गांव में हो, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन टेक्नोलॉजी में अगर हम एक्सपर्ट हैं तभी हमें इस तरह के टेक्निकल इक्विपमेंट्स को यूज़ करना चाहिए। हम उन्हें सही तरीके से चला सकें, उनका सही तरीके से प्रयोग कर सकें। जैसे इंटरनेट का हम सही तरीके से यूज़ कर सकें, जो भी जानकारी प्राप्त करनी है, देनी है, कुछ वीडियोस दिखाने हैं। प्रोजेक्टर है तो उसका यूज़ करना भी आना चाहिए। तो जितने भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं उन सभी को सही तरीके से प्रयोग करना आना चाहिए, तभी उनकी उपयोगिता है। यातायात सुविधा या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। प्रसार कार्य गांवों में किया जाता है, तो कोई भी शिक्षण सामग्री प्रसार शिक्षा के लिए जब काम में ली जाती है तो वो हल्की होनी चाहिए और टिकाऊ होनी चाहिए, यानी पोर्टेबिलिटी भी हो उसमें और ड्यूरेबिलिटी भी हो। उसको कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना आसान हो, सुविधाजनक हो। जैसे चार्ट्स, पोस्टर, फोल्डर, फ्लैश कार्ड, फ्लैनेग्राफ, ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ इक्विपमेंट्स या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना जिन्हें मुश्किल होता है। जैसे मूवी प्रोजेक्टर है या इसका पूरा सेटअप है, उसे ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। और भी कई तरह के प्रोजेक्टर्स हैं जो एक बार एक जगह इंस्टॉल हो जाते हैं तो फिर उन्हें अनइंस्टॉल करके दूसरी जगह पर ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है। या बड़ी बड़ी मशीनरी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना उनका काफ़ी कठिन रहता है, और इसीलिए उनका उपयोग अगर यातायात की सुविधा हो तभी करना चाहिए। नेक्स्ट, रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। जो भी ऑडियंस जिसको हम पढ़ा रहे हैं या जो हमारे टारगेट ग्रुप के लोग हैं
उनकी रुचि किस तरह की है, किन चीज़ों में उनको अच्छा लगता है, किन एक्टिविटीज़ में अच्छा लगता है। जैसे एकदम ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं या वृद्धजन हैं या छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी रुचि के हिसाब से पपेट शो किए जा सकते हैं, कोई खेल के माध्यम से टीचिंग की जा सकती है, ड्रामा या नाटक किए जा सकते हैं। ग्रामीण महिलाएं हैं जिनकी अगर लोकगीत और नृत्यों में बहुत रुचि है, तो उस तरह के समूह को हम लोक गीत और लोक नृत्यों के माध्यम से, इसके साथ ही हमारी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, रामलीला, कृष्ण लीला, इन सभी के कुछ कुछ पार्ट्स को एक्ट करके भी शिक्षण कार्य किया जा सकता है। इससे लोगों को देखने में भी मज़ा आता है, एंटरटेनिंग हो जाता है और उनकी रुचि बनी रहती है। और साथ ही साथ जो भी चीज़ हम सिखाना चाहते हैं वो मैसेज हम आसानी से कन्वे कर सकते हैं। इसीलिए अगर समुदाय किस तरह का है, उसकी रुचि को ध्यान में रख करके ही शिक्षण विधि का या सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। शिक्षण विधियों का सम्मिलित प्रयोग करना भी बहुत अच्छा रहता है। कभी भी किसी एक टीचिंग एड के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती जितना कि अगर हम उनको मिक्स्ड यूज़ करें। जैसे अगर हम किसी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ में लेक्चर भी दिया जा सकता है। साथ ही फ्लैश कार्ड, चार्ट, पोस्टर, प्रोजेक्टर्स, इन चीज़ों की भी हेल्प ली जा सकती है। स्थानीय समस्याओं का निदान। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जिन समस्याओं का हम समाधान करने जा रहे हैं या प्रसार कार्यकर्ता जिन समस्याओं को फोकस करके चल रहा है, जिनको सॉल्व करने के लिए काम कर रहा है, उससे संबंधित शिक्षण सामग्री का ही चयन करें। अगर वो उससे इतर जाकर के काम करता है तो लोग उन चीज़ों में, उसकी जो टीचिंग एड्स है उनमें रुचि नहीं लेंगे और उनको तैयार करना, उन पर मेहनत करना व्यर्थ ही हो जाएगा। इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि जो भी टीचिंग एड बनाई जाए, तैयार की जाए, वो पूरी तरह से उपयोगी साबित हो सके, उसको वेस्ट की तरह नहीं बनाया जाए। इसके बाद हम पढ़ते हैं दृश्य शिक्षण सामग्री को तैयार करना। बहुत सारी बातें किसी भी टीचिंग एड को बनाते समय ध्यान रखनी चाहिए। अभी जो हमने पढ़ा था वो था जो बिंदु हमें ध्यान रखने चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो किसी भी टीचिंग एड के सिलेक्शन को, उसको चुनने में मदद करते हैं। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से, किन बातों को ध्यान में रखते हुए दृश्य शिक्षण सामग्री यानी विजुअल टीचिंग एड को तैयार करना चाहिए। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे रंग, सजावट, अनुरूपता, संतुलन, खाली स्थान आदि। ये सभी चीज़ें इसके कला के तत्वों में सम्मिलित की जाती हैं। तो इन तत्वों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि जो भी चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड वगैरह ये देखने में आकर्षक लगे। तो इनको आकर्षक बनाने के लिए हमेशा ब्राइट कलर्स का यूज़ करना चाहिए और बड़े बड़े अक्षरों में जो भी मैसेज हो उसको लिखा जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई इस पर टेक्स्ट नहीं लिखना चाहिए और बोल्ड लेटर्स हो ताकि एकदम दूर से देखते ही पूरा ध्यान उनकी तरफ चला जाए। कोई भी पोस्टर तैयार करते हैं, कोई पिक्चर उस पर ड्रॉ करते हैं, तो संतुलन का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि कोई भी हम फिगर बना रहे हैं तो उसमें प्रपोर्शन ना हो, सही अनुपात में चीज़ें बनाई जानी चाहिए। और जो भी पेड़ बनाते हैं या कोई और हम टीचिंग एड बनाते हैं, कोई कार्टून कैरेक्टर बनाते हैं, तो उसके बॉडी पार्ट्स को, उनकी पोजीशन को प्रॉपर वे में रखना चाहिए। जो कलर जिस तरह का है प्राकृतिक रूप से, वही कलर्स यूज़ किए जाने चाहिए। इसी तरीके से कोई भी चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड वगैरह बना रहे हैं तो उस समय डिज़ाइन के सिद्धांतों जैसे एकता, अनुरूपता, लय, संतुलन, इन सभी का ध्यान भी रखना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखें कि जो भी मैसेज हम दे रहे हैं पूरी तरह उसी पर फोकस हो, चाहे हम उसको ड्रॉ करके प्रदर्शित कर रहे हैं या फिर रिटर्न टेक्स्ट है, तो किस हिसाब से वो हमेशा देखने में आकर्षक हो, पढ़ने में अच्छे से
समझ आने वाला हो, कॉम्प्रिहेंसिबल हो, इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस दृश्य सामग्री को तैयार करने के या बनाने के जो उद्देश्य हैं, सबसे पहली चीज़ ग्रामीणों में रुचि उत्पन्न करने में। अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में सिर्फ कोई वार्ता कर देते हैं या भाषण दे देते हैं या एक लेक्चर दे देते हैं, व्याख्यान, उससे लोगों की रुचि बनी नहीं रहती। थोड़ी सी देर तो वो सुनते हैं, कुछ 2-4 मिनट, और उसके बाद उनका फोकस, उनका अटेंशन दूसरी तरफ जाने लगता है। तो वो रुचि उत्पन्न करने के लिए, रुचि बनाए रखने के लिए दृश्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही हमने पढ़ा कि जो भी दृश्य सामग्री है, जिस चीज़ को हम देखते हैं, वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में मेमोराइज होकर के रहती है, स्थायी रूप से रहती है। तो अधिगम प्रक्रिया को स्थायी बनाने के लिए, इसके साथ साथ ही जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो सही तरीके से पहुँचे, संचार प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए और लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करने में भी दृश्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं दृश्य शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण। इसके प्रक्षेपण के आधार पर 2 वर्गों में शिक्षण सामग्री को बांटा जा सकता है। एक तो है गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री, यानी नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड। ये 2 तरह का होता है। इसमें एक शिक्षण सामग्री होती है और दूसरी डिस्प्ले सामग्री। शिक्षण सामग्री जिसमें किसी भी चीज़ को जब पढ़ाया जाता है तो कुछ उसमें लिखित संदेश भी होते हैं, जैसे फ्लैश कार्ड, फ्लिप बुक, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फेल्ट बोर्ड, फ्लैनल ग्राफ, खद्दर ग्राफ, प्रदर्शनी वगैरह। गैर प्रक्षेपित सामग्री के लिए किसी प्रोजेक्टर की, बिजली की या यंत्र की ज़रूरत नहीं होती। इनको बनाना भी आसान होता है और दूसरी जगह पर ले जाना भी आसान होता है। तो गैर प्रक्षेपित सामग्री में शिक्षण सामग्री, और इसके बाद है डिस्प्ले सामग्री, जिसे दिखाया जा सके, जैसे पोस्टर्स, होर्डिंग्स, चार्ट्स आदि, ये डिस्प्ले सामग्री में आते हैं। दूसरा वर्ग है प्रक्षेपित सामग्री। प्रक्षेपित दृश्य सामग्री को चलाने के लिए हमेशा प्रोजेक्टर की मदद ली जाती है। बिना प्रोजेक्टर से, बिना इक्विपमेंट के और बिना बिजली के इन्हें नहीं दिखाया जा सकता। इसके अंदर भी 2 ग्रुप्स हैं। एक है चित्र सामग्री, जिसमें पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, जैसे स्लाइड प्रोजेक्टर से, ओवरहेड प्रोजेक्टर से या ओपेक प्रोजेक्टर से सिर्फ कोई भी स्थिर पिक्चर या स्थिर तस्वीरें दिखाई जाती हैं। जबकि चलचित्र सामग्री यानी मूवी एड में, जिसमें मूवी प्रोजेक्टर को सम्मिलित किया जाता है, उसमें चलती हुई या मूविंग पिक्चर्स को दिखाया जाता है, चलती हुई पिक्चर्स को दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रक्षेपण के आधार पर दृश्य शिक्षण सामग्री को 2 समूहों में बांटा जाता है, जिनका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अपने आने वाले वीडियोज़ में करेंगे।